नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स मार्च 2021 की। दोस्तों इसमें हम MCQ के माध्यम से सभी करंट अफेयर के प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर के पिछले अंक वर्ष 2020 के सभी प्रतियोगिता दर्पण के अंक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अब प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न के सेट्स भी डाले जाते हैं हमारे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए आज का हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है गोवा की राजधानी पणजी में। दोस्तों वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष यह गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वर्ष 1952 में किया गया था मुंबई में, और 2004 से इसका स्थान फिक्स कर दिया गया और गोवा की राजधानी पणजी में होता है। दोस्तों इसका आयोजन सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है और इस वर्ष इसकी अध्यक्षता की भारत सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने। दोस्तों इस आयोजन में फोकस कंट्री रही बांग्लादेश और गोल्डन पिकॉक अवार्ड स्वर्ण मयूर सम्मान दिया गया इनटू द डार्कनेस जो एक हॉलीवुड मूवी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन दिए गए हैं एंटोनियो कोस्टा, प्रविंद जगन्नाथ, चंद्रिका प्रसाद संतोखी एवं अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो दोस्तों 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह की अध्यक्षता की है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। वर्तमान में सूरीनेम जो कि एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है जिसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी और ये भारतीय मूल के हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और यह इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्हीं की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 16वां संस्करण था, पहला संस्करण मनाया गया था वर्ष 2003। इस वर्ष वर्चुअल तरीके से यह समारोह आयोजित किया गया और इसकी थीम रखी गई आत्मनिर्भर भारत में योगदान, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। डॉक्टर एंटोनियो कोस्टा ये वर्तमान में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय मूल के हैं। प्रविंद जगन्नाथ वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और यह भी भारतीय मूल के हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के किस पर्यटन स्थल को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने के लिए 8 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है? भारत सरकार के द्वारा गुजरात के केवड़िया तीर्थ स्थल को इसको एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्से से जोड़ने के लिए 8 नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं, हरी झंडी दिखाई है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि केवड़िया गुजरात में स्थित है नर्मदा नदी के तट पर और यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है जिसे कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फ्रांस ने भारत को कितने नए राफेल विमान सौंपे हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों को लेकर वर्ष 2016 में सौदा हुआ था। लगभग 59,000 करोड़ रुपए का यह सौदा था। वर्ष 2020 में फ्रांस ने भारत को पहली खेप में 5, फिर 3 और अभी हाल ही में 3 नए राफेल विमान सौंपे हैं। कुल फ्रांस द्वारा भारत को सौंपे गए राफेल विमानों की संख्या हो गई है 11। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 3। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं 123वीं, 124वीं, 125वीं और 126वीं। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई है और इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। पराक्रम दिवस दोस्तों उनकी स्मृति में 125 रुपए का स्मारक सिक्का तथा 125 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। कोलकाता के प्रसिद्ध विक्टोरिया पैलेस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई और 125वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों आपको बता दें कि 23 जनवरी 1897 को 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था।
आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेला 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया जा रहा है? तो दोस्तों वर्ष 2021 में महाकुंभ मेला आयोजित किया गया है हरिद्वार में। दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और बहुत पौराणिक मान्यताएं हैं इन महाकुंभ मेलाओं को लेकर। भारत के 4 शहरों में ये आयोजित किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और इस वर्ष यह आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड के हरिद्वार में। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के हाल ही में नए सीएम बनाए गए हैं श्री तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के नए सीएम बनाए गए हैं। श्रीमती बेबी रानी मौर्य वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजा जी, नंदा देवी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कब से प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों कोरोना के विरुद्ध देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है 16 जनवरी से। इसको करेक्ट कर लें दोस्तों, 16 जनवरी 16 जनवरी 2021 से कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। और ध्यान रखने वाली बात यह दोस्तों, कोविन वेबसाइट व मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोविन एप्लीकेशन है ये। और आपको बता दें दोस्तों कि 2 वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है, जिनमें है कोविशील्ड जो कि बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। ये दोनों वैक्सीन भारत पहले चरण में देशव्यापी टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन दिए गए हैं 45वें, 46वें, 47वें और 48वें। तो दोस्तों पिछले वर्ष, विगत वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, उन्होंने अप्रत्याशित जीत हासिल की राष्ट्रपति चुनाव में और उन्होंने पराजित किया डोनाल्ड ट्रंप को जो कि रिपब्लिकन पार्टी थे। और उन्होंने हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और तथा वहां पे निर्वाचित हुई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं कमला हैरिस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता ग्रहण की है? ऑप्शन दिए गए हैं चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। तो दोस्तों आपको बता दें कि विगत वर्ष तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है। और हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, जिन्होंने पुनः सदस्यता ग्रहण कर ली है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। यानी स्पष्ट का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर लें तो यह संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री टेड्रोस एधेनॉम वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता हेतु चौथे वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस। जैव विविधता के संरक्षण हेतु वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी का आयोजन किया गया है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसका आयोजन किया गया है हाइब्रिड तरीके से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी थीम रखी गई थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र तथा वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और दोस्तों यह वन प्लैनेट सम्मेलन का चौथा संस्करण था। वर्ष 2017 पेरिस सम्मेलन, जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था, COP21 पेरिस सम्मेलन, उसी की शर्तों की समीक्षा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष वर्ष 2019 में इस सम्मेलन का आयोजन केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया था, जबकि पहला सम्मेलन वर्ष 2017 में पेरिस में किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्राजील, भारत, चीन और पाकिस्तान। तो हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 जारी की गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि लगभग 1.8 करोड़ भारतीय दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे हैं, जिनमें से सर्वाधिक संख्या है 27 लाख अमेरिका में। यानी स्पष्ट गति तो दोस्तों ऑप्शन बी भारत। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस इसके जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। आगे बढ़ते हैं। एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन एक ही कार्यकाल में जिनके ऊपर 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। हाल ही में अमेरिकी संसद में दंगे हुए थे और उनका जिम्मेदार ठहराया गया डोनाल्ड ट्रंप को, और उनके ऊपर महाभियोग मतलब एक कार्यकाल 4 साल के दौरान दूसरी बार उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा और वो राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत व पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची के आदान प्रदान की कौन सी श्रृंखला आयोजित की गई है? तो दोस्तों वर्ष 1988 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था कि जिनमें दोनों देश अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करेंगे तथा कितने भारतीय कैदी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं तथा पाकिस्तान के कैदी भारतीय जेलों में बंद हैं उनकी जानकारी भी साझा करेंगे। यह समझौता प्रभावी हुआ वर्ष 1992 में। 1 मार्च 1992 को पहली बार दोनों ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान की और इस वर्ष 29वीं श्रृंखला आयोजित की गई है दोनों देशों के सूची के आदान प्रदान की। दोस्तों इस वर्ष बताया गया कि कुल 319 भारतीय कैदी पाकिस्तान की जेलों में विभिन्न जेलों में बंद हैं और प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को यह सूची आदान प्रदान की जाती है और इस वर्ष यह 29वां संस्करण था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पुर्तगाल का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बोरिस जॉनसन, एंटोनियो कोस्टा, मार्सेलो रिबेलो डिसूजा, इमैनुअल मैक्रोन। तो दोस्तों हाल ही में पुर्तगाल में राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें मार्सेलो रिबेलो डिसूजा पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं मार्सेलो रिबेलो डिसूजा। दोस्तों पुर्तगाल की बात करें तो यह यूरोपीय देश है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग है। तो दोस्तों हाल ही में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 रिपोर्ट जारी की गई। दोस्तों आपको बता दें कि यह रिपोर्ट जारी की जाती है जर्मन संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, महत्वपूर्ण संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन करती है और विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन करने के लिए यह सूचकांक जारी किया जाता है। वर्ष 2020 जो रिपोर्ट आई थी 2019 में, उस रिपोर्ट में कहा गया था, उस रिपोर्ट में भारत की स्थिति थी 80वें स्थान पर था भारत और अब 6 पायदान की गिरावट आई है भारत इसमें और भारत को 86वां स्थान मिला। करेक्ट कर लें इसको, 86 प्लेस में रखा गया है इस सूची में और पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। दोस्तों आपको बता दें कि 0 से लेके 100 तक इस इंडेक्स में अंक दिए जाते हैं और जिन्हें ज़्यादा अंक दिए जाते हैं उन्हें ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार की स्थिति बहुत कम है। कम अंक ज़्यादा भ्रष्टाचार की स्थिति को इंगित करता है। भारत को इस वर्ष 100 में से 41 अंक प्रदान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं हांगकांग, ताइवान, म्यांमार और अफगानिस्तान।
क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हो रहा है? क्यों भग रहे हो? क्यों भग रहे हो? ऐसे भगते तो आवाज आती है ना, आवाज नहीं लाना है, ठीक है? म्यांमार की सेना ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया है हाल ही में। दोस्तों, वर्ष 2020 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे जिसमें सेना ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था तथा देश की सर्वोच्च नेता आंग आन सू तथा राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में ले लिया गया है तथा सेना ने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। और यह देश है दोस्तों म्यांमार भारत का पड़ोसी राष्ट्र है और भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार की राजधानी है नेफ्रिटो। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर नीति आयोग के द्वारा नवाचार सूचकांक 2020 जारी किए गए हैं और इस वर्ष भी कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष भी कर्नाटक पहले स्थान पर था। बड़े राज्यों में कुल 17 राज्यों में से पहले स्थान पर है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे स्थान पर है तेलंगाना। दोस्तों, यूनियन टेरेटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पे दिल्ली। दोस्तों, नीति आयोग की बात करें तो पहले प्लानिंग कमीशन कार्य करता था। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री तथा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री राजीव कुमार तथा CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अमिताभ कांत। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आकलन के अनुसार 2021 में सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि दर वाला कौन सा देश है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक आकलन किया है जिसमें कोरोना पैंडेमिक के पश्चात सर्वाधिक GDP वृद्धि वाला देश भारत को बताया गया है। निष्कर्ष का सही उत्तर है भारत और दहाई में भारत की वृद्धि दर होगी, उन्हें ऐसा आकलन किया है। लगभग 11.5% GDP में वृद्धि होगी भारत की। IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान में प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं IMF के और कुल सदस्य देश हैं 190। हाल ही में यूरोपीय देश अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF का नया सदस्य बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे आसियान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान में भारत का हाल ही में राजदूत नियुक्त किया गया है श्री जयंत खोबरागड़े को। जयंत खोबरागड़े आसियान में भारत के नए राजदूत होंगे। आसियान की बात कर लें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यह साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों का एक स्वतंत्र व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1967 में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। भारत, महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, पूर्ण सदस्य नहीं है, फिर भी भारत आसियान के द्वारा आयोजित होने वाली सभी महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेता है। जयंत खोबरागड़े हाल ही में आसियान में भारत के नए एम्बेसडर बनाए गए हैं। इंद्रमणि पांडे की बात करें तो जिनेवा स्थित यूनाइटेड नेशन के जिनेवा स्थित कार्यालय में भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जबकि TS त्रिमूर्ति जो कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यालय है उसमें परमानेंट एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री TS त्रिमूर्ति। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
दोस्तों इस पद पर कार्य कर रहे थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके पश्चात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि गृह मंत्री श्री अमित शाह तथा लाल कृष्ण आडवाणी इस ट्रस्ट में सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 में कुल कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है और इस वर्ष कुल 32 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया है। उनका संबंध है, ऑप्शन दिए गए हैं, पत्रकारिता, विज्ञान, विधि, शास्त्रीय गायन। तो गुलाम मुस्तफा खान संबंधित हैं शास्त्रीय गायन से। शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं श्री गुलाम मुस्तफा खान और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनके शिष्यों की बात करें, आशा भोसले, AR रहमान, मन्ना डे, सोनू निगम, हरिहरन जैसे प्रख्यात गायक रहे हैं इनके शिष्य। गुलाम मुस्तफा खान संगीत नाटक अकेडमी तथा सभी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं गुलाम मुस्तफा खान, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। आगे बढ़ते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये एक ब्रेल लिपि है जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, जो उनके लिए उनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को, विश्व ब्रेल दिवस। आगे बढ़ते हैं। 2021 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया है और इस वर्ष 72वीं वर्षगांठ मनाई गई है गणतंत्र दिवस के रूप में। 26 जनवरी 1950 को पहली वर्षगांठ मनाई गई थी और यह 72वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि है 12 जनवरी को और इसी दिवस को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में पूरा राष्ट्र मनाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हाल ही में, उन पर नजर डालते हैं। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, यह पुस्तक लिखी गई है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी जी के द्वारा। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। डिस्पाइट द स्टेट, यह पुस्तक लिखी गई है M राजशेखर जी के द्वारा। अन्य पुस्तक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, यह पुस्तक लिखी गई है श्री राजीव मल्होत्रा जी के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास एमफैक्स 21 कहां आयोजित किया गया है? तो दोस्तों भारत की तीनों सेनाओं का, जल, थल एवं नभ, तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम दिया गया है एमफैक्स 21 का आयोजन किया गया है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में इसका आयोजन किया गया है। भारत की तीनों सेनाओं की बात कर लेते हैं। इंडियन आर्मी, वर्तमान में इसके प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। एयरफोर्स की बात करें, वायुसेना की बात करें तो श्री RKS भदौरिया एयर चीफ मार्शल के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेवी की बात करें तो एडमिरल करमवीर सिंह नेवी में एडमिरल के पद पर कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टेस्ट सीरीज विजय के दौरान भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा। तो दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज थी जिसमें भारतीय टीम ने 2-1 से यह सीरीज विजय कर ली। पहले 4 टेस्ट खेले गए। पहले टेस्ट में भारतीय टीम का नेतृत्व किया भारत के परमानेंट कप्तान विराट कोहली। फिर वो पितृत्व अवकाश पर भारत वापस लौट आए और टीम का नेतृत्व किया अजिंक्य रहाणे, यानी अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में भारत ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर टेस्ट सीरीज विजय की है, पराजित किया भारत ने। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजिंक्य रहाणे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुराग ठाकुर, जय शाह,
सौरभ गांगुली और नजमुल हसन। बीसीसीआई के सचिव पद पर कार्य कर रहे हैं जय शाह, जो वर्तमान के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, उनके सुपुत्र हैं जय शाह, बीसीसीआई के सचिव पद पर कार्य कर रहे हैं। और हाल ही में उन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष भी चुना गया है और उन्होंने स्थान ले लिया है नजमुल हसन का। नजमुल हसन इस पद पर कार्य कर रहे थे, उनका स्थान लिया है जय शाह ने। वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं सौरभ गांगुली। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके। हाल ही में अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत के किस शहर में अपनी शाखा खोलने की घोषणा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं बेंगलोर, इंदौर, जयपुर और दिल्ली। तो अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है टेस्ला, और टेस्ला का नया मुख्यालय खोला गया है, कार्यालय खोला गया है भारत में बेंगलोर में। दोस्तों, इसके एलन मस्क के द्वारा स्थापित की गई कंपनी टेस्ला, और इनके द्वारा एक अंतरिक्ष एजेंसी भी है, अंतरिक्ष जिसका नाम है स्पेस एक्स भी एलन मस्क द्वारा संचालित संस्था है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री रामनाथ कोविंद, निर्मला सीतारमण, शक्तिकांत दास। तो यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा हाल ही में पेपरलेस बजट जारी किया गया। इस वर्ष का पेपरलेस बजट, कागज रहित बजट पेश किया गया, और इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बजट से संबंधित सभी जानकारियां इस मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध होंगी। नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति हैं महामहिम रामनाथ कोविंद जी। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री शक्तिकांत दास। हाल ही में किस अभिनेत्री की आत्मकथा अनफिनिश्ड मेमोयर प्रकाशित हुई है? तो दोस्तों, जानी मानी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की यह ऑटोबायोग्राफी है, अनफिनिश्ड मेमोयर, यह प्रकाशित हुई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अपने अमूल्य सुझाव तथा क्वेरीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन को, परंतु कोविड-19 पैंडेमिक के कारण वो मुख्य अतिथि नहीं बन सके, भारत नहीं आए। यानी इस वर्ष इस समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वर्ष 2020 में जो गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था, उसकी अध्यक्षता की थी ब्राजील के राष्ट्रपति श्री जायर बोल्सोनारो ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सी विजिल 2021 सैन्य अभ्यास किस भारतीय विंग के द्वारा आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं नौसेना, थल सेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के द्वारा तटीय क्षेत्रों में तटीय रक्षा अभ्यास, तटीय क्षेत्र व विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्षेत्र में सी विजिल 2021, जो कि दूसरा संस्करण था, के द्वारा सैन्य अभ्यास किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। इंडियन नेवी की बात करें तो वर्तमान में नेवी के जो चीफ के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री एडमिरल करमवीर सिंह नेवी प्रमुख हैं। थल सेना की बात करें इंडियन आर्मी की तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे प्रमुख हैं थल सेना के। वायुसेना की बात करें तो श्री RK भदौरिया एयर चीफ मार्शल के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारतीय तटरक्षक, यह भी एक सेना की विंग है। वर्ष 1978 में इसका गठन किया गया। के नटराजन वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री के नटराजन। हाल ही में भारत की नवनिर्माण संसद भवन का निर्माण कार्य किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट परियोजना। इस परियोजना के तहत भारत
की राजधानी नई दिल्ली में नई संसद का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी 50वीं स्थापना वर्षगांठ मनाई है? ऑप्शन दिए गए हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और उत्तराखंड। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य ने वर्ष 2021 में अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 1956 से लेकर 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा हिमाचल प्रदेश। वर्ष 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और वर्ष 2021 में स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं हिमाचल प्रदेश राज्य ने। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं श्री जयराम ठाकुर। राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में सिम्बालवारा, खीरगंगा, ग्रेट हिमालय, इंदर किला जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाकुला दर्रा चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नाकुला दर्रा स्थित है सिक्किम राज्य में। और यह चर्चा में क्यों रहा है दोस्तों? इस दर्रे के पास चीनी सैनिकों के द्वारा भारत के अंदर घुसपैठ की जा रही थी, जिससे भारतीय सेना के द्वारा विफल कर दिया गया और यह काफी चर्चा में रहा। नाकुला दर्रा जो कि स्थित है सिक्किम में। सिक्किम में कुछ प्रसिद्ध दर्रे हैं, जिनमें है नाथुला तथा जेलेपला। इन सभी दर्रों का सामरिक महत्व है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम वर्ष 1975 में भारत संघ में शामिल हुआ और वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। श्री गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। सिक्किम में कंचनजंगा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक साथ 143 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर रिकॉर्ड स्थापित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी तथा स्पेस एक्स। दोस्तों, एलन मस्क, टेस्ला कंपनी के संचालक एलन मस्क के द्वारा संचालित की जा रही है स्पेस कंपनी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने हाल ही में 143 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2017 में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-37 के द्वारा 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था और एक रिकॉर्ड बनाया गया था। और अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने 143 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में कार्य करने वाली महत्वपूर्ण सर्वोच्च संस्था है इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और के सिवान वर्तमान में इसरो के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा संचालित संस्था है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग है। दोस्तों, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किए जाते हैं, एक संस्था है जर्मनी में स्थित है जिसका नाम है जर्मन वॉच। इसका हेडक्वार्टर है वॉन, जर्मनी में। यह एक पर्यावरण संगठन है, पर्यावरण की दिशा में कार्य करने वाली संस्था है। जलवायु परिवर्तन के कारण आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले राष्ट्रों की सूची में भारत को 7वां स्थान दिया गया है, यानी इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 7वां। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्लाइमेट एडाप्टेशन समिट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड तथा भारत। दोस्तों, क्लाइमेट एडाप्टेशन समिट 2021 का आयोजन किया गया है नीदरलैंड में। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बाद लघु किसानों को खाद्यान्न उत्पादन के लिए अनुसंधान के माध्यम से मदद करना है और क्लाइमेट एडाप्टेशन समिट 2021 का आयोजन किया गया है नीदरलैंड में। आगे बढ़ते हैं।
72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस विदेशी राजनीतिज्ञ को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, शिंजो आबे, महिंदा राजपक्षे तथा व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों आपको बता दें कि 26 जनवरी 2021 को भारत के द्वारा 72वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया और इस अवसर पर सभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है भारत की ओर से। इस वर्ष जापान के पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे को पद्म विभूषण के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया श्री शिंजो आबे को। आपको बता दें दोस्तों कि वर्ष 2020 में शिंजो आबे ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था और अब कार्य कर रहे हैं योशिहिदा सुगा, वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो में 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होना है। वर्ष 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और इस वर्ष इसका आयोजन होना है। इन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिंजो आबे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं। महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। श्री व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों पद्म विभूषण 7 लोगों को इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनमें है शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। SP बालासुब्रमण्यम सिंगर हैं ये, इन्हें कला के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े ये कर्नाटक के हैं, चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। श्री नरेंद्र सिंह को कपानी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिशा में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री मौलाना बहिउद्दीन खान अध्यात्म के लिए इन्हें दिया गया। और श्री बीवी लाल जो कि ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से काफ़ी समय जुड़े रहे, इन्हें पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। श्री सुदर्शन साहू उड़ीसा से हैं और आपको पूरी तट पे इनकी सैंड आर्ट देखने को मिल जाती है और इन्हें इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों पद्म भूषण से पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को सम्मानित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्रा को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कलवे सादिक जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।